नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्ट्रो विजय पे। जैसा कि मैंने आपको पीछे कहा था कि आपको मुझे ज्योतिष के लिए भी साक्षर बनाना है। एटलीस्ट ज्योतिष का ABCD आपको मालूम होना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, अपनी कुंडली के बारे में थोड़ी सी इंसान को जानकारी कैसे मिले। जैसा कि कुंडली आपने कभी देखा होगा तो कुंडली में आपको टोटल 12 भाव होते हैं। इन्हें ही 12 घर भी बोलते हैं। 12 घर या 12 भाव या 12 कुंडली के स्थान। अब जैसा आपको मालूम है कि कुल 9 ग्रह होते हैं, और अगर देखें तो पृथ्वी जो है एक गोल रूप में है, गोलाई में परिक्रमा कर रही होती है। तो जो आपकी कुंडली है ये भी एक 360 डिग्री का पूरा सर्कल है। अब इस 360 डिग्री के सर्कल को अगर हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 360 डिवाइडेड बाई 12 दैट मीन्स 30। तो एक घर या एक हाउस 30 डिग्री का होता है। इट मीन्स 0 से लेकर 30 डिग्री तक पहला घर होगा, 31 से लेकर के 60 डिग्री तक दूसरा घर या कुंडली का सेकंड घर होगा, सेकंड हाउस होगा। सेम वे 61 से लेकर के 90 तक कुंडली का थर्ड हाउस होता है। और इसी रोटेशन के क्रम में कुंडली हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखी जाती है। नॉर्मली क्लॉकवाइज आप देखेंगे तो पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर ऐसा चलना चाहिए, लेकिन ज्योतिष में कुंडली में ऐसा नहीं है। ज्योतिष में पहला घर आपका ये है तो दूसरा घर ये है, तीसरा घर ये है। एंटी क्लॉकवाइज आपने देखना है। अब सारे घर 30 डिग्री के होते हैं, टोटल 12 घर होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये 12 राशियां हो गई। दैट मीन्स 12 घरों में 12 राशियां होंगी। अब किसी के कुंडली में पहले घर में मेष राशि हो सकती है, किसी के कुंडली में पहले घर में वृषभ हो सकती है। अर्थात आपके किसी भी घर में कोई भी राशि हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर इंसान की कुंडली में पहले घर में मेष राशि अर्थात 1 नंबर ही हो। क्यों? क्योंकि जब इंसान पैदा होता है उस समय जो लग्न चल रही होती है वो लग्न आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस में आती है। अगर आप देखेंगे तो हर 1.5-2 घंटे पे लग्न बदल जाती है। ठीक है, तो प्लैनेट्स जहाँ पे हैं, जिस राशि पे हैं वो उसी राशि पे रहते हैं, लेकिन लग्न बदलती रहती है। सुबह 2 घंटे रहती है मान लो एक्स लग्न, तो उसके 2 घंटे बाद हो जाएगी अगली लग्न। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क जैसे आप देखें तो दोपहर में जो लोग बच्चे पैदा होते हैं उनके 10वें घर में सूर्य देवता मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिशा वहाँ पर सूर्य देवता दिग्बली हो जाते हैं, एकदम दोपहर का सूर्य। ठीक है, तो सूर्य देवता पूरब से निकल करके पश्चिम में अस्त होते हैं। तो जो कुंडली का पहला घर होता है इसको पूरब दिशा मानते हैं, और इसके ठीक सामने जो 7वां घर होता है उसको पश्चिम दिशा मानते हैं। अब पूरब और पश्चिम हो गया तो चौथा घर कुंडली का उत्तर दिशा होता है, नॉर्थ, और 10वां घर कुंडली का साउथ डायरेक्शन होता है। अर्थात अगर आप देखें दोपहर में एकदम जब होता है सूर्य देवता खड़ी दोपहर, उस समय सूर्य देवता आपको साउथ डायरेक्शन में दिखाई पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पूरब से साउथ होते हुए सूर्य देवता पश्चिम को आते हैं, फिर रात में पश्चिम से उत्तर होते हुए फिर से सुबह पूरब में निकलते हैं। तो कुंडली हम कैसे देखेंगे, कितने भाव होते हैं, कितनी राशियां होती हैं, ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। नहीं है तो आज आप जान लें। अब 12 घर हैं तो इन 12 घरों से जैसे आपके घर में 10 बेडरूम हो, आपके घर में 5 बेडरूम हो, तो 5वें बेडरूम में तो आप नहीं सोएंगे ना। किसी में आपके माता पिता सोएंगे, किसी में आपके भाई सोएंगे, किसी में आपकी बहन सोएगी, किसी में आपके कोई गेस्ट आएंगे वो आराम करेंगे, किसी में आपने स्टोर रूम रखा होगा, किसी में आपने पूजा का कमरा बना रखा होगा। ऐसे ही कुंडली के 12 घरों में अलग अलग घरों में अलग अलग 12 भावों में अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं, और उनको अलग अलग चीज़ों का ओनरशिप दिया गया है। यहाँ तक क्लियर? अब अगर कुंडली में पहला घर ये वाला इसकी बात करें तो यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं।
कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है ये इंसान खुद होता है। यहाँ से इंसान को खुद को देखा जाता है कि ये इंसान कैसा होगा, कमज़ोर होगा, डरा डरा रहेगा, या फियर फैक्टर इसके अंदर होगा ही नहीं, एकदम बलवान पावरफुल डरा और सेनापति टाइप का, राजा टाइप का, या चोर टाइप का। पहले भाव से ये देखा जाता है कि इंसान होगा कैसा, इंसान की हेल्थ कैसी होगी, इंसान की इम्यूनिटी कैसी होगी, इंसान देखने में कैसा होगा, इंसान का डील डॉल ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी होगी। ये इंसान का पहला घर से देखा जाता है। और यहाँ से इंसान का सर और इंसान का माथा यहाँ से देखा जाता है। सो फर्स्ट हाउस इंसान का लग्न है। लग्न इंसान का अगर बलि है, लग्नेश, यहाँ पे एक टर्म आता है लग्नेश। फर्स्ट हाउस में जो राशि लिखी हुई है, इस राशि का स्वामी आपका लग्नेश बन जाता है। अर्थात जिस घर में जो राशि लिखी है उस घर का मालिक वो ग्रह होगा। जैसे मेष राशि है तो मंगल, वृषभ राशि अगर लिखी हुई है तो शुक्र, मिथुन राशि लिखी है तो बुध, कर्क राशि लिखी हुई है तो चंद्रमा, एंड सो ऑन। इस तरह से ये लिस्ट है। आप राशि को देख करके उस राशि का स्वामी जान सकते हैं। पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छा। तो आपने अपनी पर्सनालिटी देखा, अपना हेल्थ देखा, अपना इम्यूनिटी देखा फर्स्ट हाउस से, अपना सर देखा, अपना माथा देखा। फिर सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं? सेकंड हाउस से हम देखते हैं, अगर अपनी बॉडी की बात करें तो आँख देखते हैं, राइट आई, अपना चेहरा देखते हैं, अपनी वाणी देखते हैं। सेकंड हाउस में यदि किसी के इंसान के कुंडली में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ऐसे ग्रह बैठे हों तो इंसान कड़वा बोलने वाला होता है। ऐसा बोलेगा कि किसी को चीर के निकल जाए, ऐसी बोली बोलेगा। यही अगर किसी भी जातक के कुंडली में दूसरे घर में चंद्रमा, शुक्र, बुध ऐसे ग्रह बैठे हों तो इंसान बहुत मीठा बोलेगा। ठीक है। तो जो ग्रह जैसे होते हैं वो जहाँ पर उनकी राशियाँ होती हैं और जहाँ वो बैठे होते हैं, अपना उस चीज़ का प्रभाव वो उस घर में देते हैं या उस बॉडी पार्ट पे देते हैं। अब अगर किसी के कुंडली में दूसरे घर में शुक्र बैठे हों तो वो इंसान मीठा बोलेगा, अच्छा बोलेगा, वो इंसान एक अच्छा सिंगर भी हो सकता है। और दूसरे घर से हम क्या देखते हैं? अपना कुटुंब देखते हैं। जो हमारा कुनबा होता है वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। और सेकंड हाउस सबसे इम्पॉर्टेंट है कुंडली का। यहाँ से आप अपना धन, बैंक बैलेंस ये भी देखते हैं। अगर किसी के सेकंड हाउस में अच्छे प्लैनेट्स हैं या अच्छे प्लैनेट्स की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है तो इंसान के पास धन बना रहता है, बैंक बैलेंस बनता है। इंसान यहाँ से अपनी लाइफ में ढेर सारे पैसे अर्जित करके रखता है। तो सेकंड हाउस किसका किसका हो गया? आपके वाणी का, आपकी ज़बान का, आपके चेहरे का और आपके बैंक बैलेंस का। इसी क्रम में अगर आप देखते हैं, इसी क्रम में अगर थर्ड हाउस देखते हैं तो थर्ड हाउस होता है हमारे बाजुओं का और हमारे हाथ का, बॉडी पार्ट की अगर हम बात करें। और अगर यहाँ से हम रिश्तेदार देखें तो यहाँ से हमारे छोटे भाई बहन वो देखे जाते हैं। और यहाँ से क्या क्या देखते हैं? और यहाँ से देखा जाता है हमारी छोटी छोटी यात्राएं। यहाँ से देखा जाता है थर्ड हाउस से हमारे पड़ोसी। ठीक है। तो थर्ड हाउस जिसके अच्छे होंगे, अच्छी राशि बैठी होगी, अच्छे ग्रहों की दृष्टि होगी या अच्छे ग्रह यहाँ पर बैठे होंगे, उस इंसान के पड़ोसी अच्छे होंगे, उस इंसान के छोटे भाई बहन से अच्छे उसके संबंध होंगे और उस इंसान के जीवन में छोटी छोटी यात्राएं करेगा और वो अच्छी इंटरटेनमेंट वाली फलदायक, शुभ फलदायक यात्राएं करेगा। और यहाँ से इंसान का कम्युनिकेशन भी देखा जाता है। यहाँ से इंसान का जो पराक्रम होता है, मेहनत, आदमी कितना मेहनती होगा, कितना वो पराक्रमी होगा, वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। क्योंकि पराक्रम अर्थात भुजाओं का पौरुष। तो जिस इंसान की भुजाओं में पौरुष होगा, बल होगा, वो पराक्रमी होगा। सो थर्ड हाउस से आप हमेशा देखेंगे कोई इंसान कितना पराक्रमी है, जल्दी वो हार मानने वाला है या पत्थर को तोड़ करके चूरा चूरा करके पाउडर बनाने वाला है। ठीक है। तो तीसरे घर में क्रूर ग्रह बैठे, मंगल, सूर्य, राहु, तो अच्छा होता है क्योंकि इंसान को वो पराक्रमी बनाते हैं। वो इंसान लड़ जाएगा और अपना झंडा बुलंद करके आएगा। राइट। ओके।
सो तीसरे भाव के बाद आता है चौथा घर। चौथे घर से हम क्या देखते हैं? चौथे घर से इंसान की लाइफ की लग्जरी देखी जाती है। भूमि, भवन, वाहन, अर्थात गाड़ी, बंगला और ज़मीन। और यहाँ से क्या देखते हैं? और चौथे घर से देखा जाता है इंसान की माता का सुख। यहाँ पे अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो इंसान की माता से इंसान को सुख मिलेगा, माता का लाडला बनेगा बेटा या बेटी। और अगर यहाँ पे क्रूर ग्रह बैठे हों तो माता को परेशानी होगी, माता से पुत्र को जो है संबंध अच्छे बनाने में समस्या आएगी। और यहाँ पे जितना अच्छा ये मजबूत घर होगा, जिस भी घर को अच्छे ग्रह देख रहे हों, शुभ ग्रह देख रहे हों या उस घर के कारक ग्रह देख रहे हों, वो घर मजबूत हो जाता है, उस घर के फल अच्छे मिलते हैं। और जिस घर को निगेटिव प्लैनेट्स देख रहे हों, क्रूर ग्रह देख रहे हों, उस घर का फल कम आंकना चाहिए, कम समझना चाहिए कि इस घर का फल इस घर की इस दृष्टि ने या इस ग्रह की इस दृष्टि ने इस घर के फल को कम कर दिया, ऐसा हमें मानना चाहिए। जैसे चौथे घर में चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति अगर ये बैठे हों, इनकी दृष्टि पड़ रही हो, इसका मतलब माता का सुख मिलेगा। भूमि में भवन, वाहन, सुख मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। यहीं पर अगर कोई क्रूर ग्रह देखे तो थोड़ा सा परेशानी वो होगी ही होगी, माता को कष्ट हो ही जाएगा। और चौथे घर से क्या देखते हैं? अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो चौथे घर से हम अपनी छाती को देखते हैं, सीने को देखते हैं, क्योंकि कंधे के नीचे सीना, छाती। सो ये हमारा चौथा घर है। नेक्स्ट अगर पांचवा घर देखते हैं, पांचवें घर से अगर हम अपने रिश्तेदारों की बात करें तो यहाँ से हम अपने संतान को देखते हैं। हमारा बेटा बेटी जो भी होती है, पहली संतान पांचवें घर से देखी जाती है। और पांचवा हाउस हमारे प्रेम संबंधों को भी दर्शाता है। पांचवें हाउस का लॉर्ड जहाँ पर जाकर बैठेगा, अर्थात पांचवें घर में जो राशि लिखी हुई है, उस राशि का स्वामी जहाँ भी बैठा होगा, उस चीज़ से आप बेहद प्यार करेंगे, उस चीज़ से आप बेहद अटैच्ड रहेंगे अपनी लाइफ में। यहाँ से हम अपने पेट के छाती के नीचे जो हमारा पेट है, इसको देखते हैं। और यहाँ से देखा जाता है इंसान की इंटेलिजेंस, इंसान का ज्ञान, कौन इंसान कितना ज्ञानी होगा, कितना इंटेलिजेंट होगा, ये चीज़ें पांचवें घर से देखी जाती हैं। अब यहाँ पर अगर बृहस्पति बैठा हो, यहाँ पर अगर आपका बुध बैठा हो, तो इंसान को इंटेलिजेंस देते हैं। यहाँ पे सूर्य बैठे हो, सूर्य भी ग्रहों के राजा हैं, तो आपको वो ज्ञान, क्योंकि सूर्य ज्ञान भी देते हैं, तो सूर्य आपको ज्ञान भी देंगे। तो पांचवें घर से हम संतान, ज्ञान और अपना पेट देखते हैं। और पांचवें घर से इंसान की जो एजुकेशन है, मतलब ग्रेजुएशन तक की जो एजुकेशन है, वो पांचवें घर से देखी जाती है। 12th तक की एजुकेशन 4th हाउस से देखी जाती है, जो पीछे हमने 4th हाउस छोड़ा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इंसान की एजुकेशन कैसी रहेगी। 6th हाउस नेक्स्ट है। 6th हाउस से इंसान का क्या देखा जाता है? 6th हाउस और 8th हाउस और 12th हाउस ज़्यादातर लोगों को ये डराते हैं। क्यों? क्योंकि 6वें घर से देखा जाता है ऋण, रोग, शत्रु, कर्जा, बीमारी और दुश्मन। ये घर हमें हमेशा इन चीज़ों को देता है। तो ये इसकी है निगेटिव बात। लेकिन कोई भी चीज़ 100% ना तो निगेटिव होती है और ना ही पॉजिटिव होती है। सो 6th हाउस से हम देखते हैं, पॉजिटिव चीज़ की बात करें तो इंसान की जॉब, इंसान की सर्विसेज। कोई इंसान जो है, जो भी सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है, आज आप कहीं भी नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करना मीन्स यू आर सर्विंग टू योर बॉस, टू योर कंपनी, टू योर एम्प्लॉयर। तो आप सर्विस दे रहे हैं। यदि इंसान का 6वां घर एक्टिव नहीं होगा तो इंसान की जॉब नहीं लगेगी। दैट मीन्स 6th हाउस का ये एक अच्छा चीज़ है कि वो इंसान को जॉब दिलाता है, जॉब कंटिन्यू कराता है, मेंटेन करवाता है। दूसरी चीज़ है, 6ठे हाउस से हम अपने घर के नौकरों को भी देखते हैं। 6ठे हाउस से ही इंसान अपने पालतू जानवरों को देखता है। 6ठे हाउस से ही आप अपने मामा को देखते हो। अगर 6ठा हाउस इंसान का बैलेंस है तो आपको नौकर का सुख अच्छा मिलेगा, मामा से संबंध अच्छे रहेंगे, नौकरी चलती रहेगी, अच्छी मिलेगी। एक नौकरी छूट भी गई, दूसरी लाइन में लगी रहेगी, तैयार रहेगी। तो 6ठे हाउस में अच्छी भी चीज़ें हैं। डोंट थिंक ऑलवेज बैड
ठीक है। अगर सातवें घर को देखें तो सातवां घर दिखाता है इंसान के पार्टनर को। वो लीगल पार्टनर हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ हो सकता है। और अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो सेवेंथ हाउस हमारे सेक्स ऑर्गन्स को दिखाता है, अर्थात हम अपने पार्टनर के साथ कैसे इंजॉय करेंगे, कैसे रहेंगे, हमारा मैरिड लाइफ सुखमय रहेगा या कैसा रहेगा, वो हमारा सेवेंथ हाउस क्लियर पिक्चर आपको दिखाता है। अगर किसी इंसान का सेवेंथ हाउस गड़बड़ है, हैविंग एस्पेक्ट्स ऑफ क्रूएल एंड बैड प्लैनेट्स, तो इंसान का सेवेंथ हाउस गड़बड़ कर हो जाने से मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है। यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे होंगे तो इंसान की वाइफ या इंसान का लाइफ पार्टनर उतना ही सुंदर, हैंडसम, ब्यूटीफुल मिलेगा, अच्छा होगा। जितने ही यहाँ पे क्रूर ग्रह बैठे होंगे उतना ही आपका लाइफ पार्टनर कम अच्छा या क्रूर, गुस्सैल, लड़ाकू होगा। तो आपकी कुंडली बताती है कि आप जो भी लाइफ पार्टनर आगे पाएंगे वो कैसा होगा। मीन्स आप कोई भी ढूंढ के ले आओ, ठीक है, ढूंढना आपकी मर्जी है अपना लाइफ पार्टनर, लेकिन जो कुंडली आप लिखवा के ले आए हैं ना, उसके हिसाब से उस लाइफ पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो जाना है थोड़े टाइम बाद, और फिर आपको जो फल कुंडली में आप लिखवा के ले आए हैं वो फल आपको मिलना है। सेवेंथ हाउस से हमने लाइफ पार्टनर को देखा, अपने बॉडी पार्ट्स में सेक्स ऑर्गन्स को यहाँ से हम ट्रीट करते हैं। अगर यहाँ बुरे प्लैनेट्स, क्रूएल प्लैनेट्स, पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो इंसान को गुप्त रोग, सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है। इसलिए यहाँ पर इंसान को अपने सेवेंथ हाउस को मैनेज करके रखने की ज़रूरत है। अगर पापी ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की दृष्टि है तो, या यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं तो। अगला है आठवां घर। आठवां घर, क्योंकि आप देखेंगे हमारा लग्न पहला घर, दूसरा घर हमारे लिए क्या हुआ, हमारा परिवार। तो आपकी लाइफ पार्टनर का घर हुआ कौन सा, सातवां। तो सातवां से जब आठवां देखेंगे तो सातवें का सेकंड हाउस हुआ। दैट मीन्स आपकी कुंडली का आठवां घर आपकी ससुराल होगी, आपके लाइफ पार्टनर के पेरेंट्स का घर, वो आठवें घर से देखेंगे, अर्थात आपकी ससुराल। अब अगर आठवां घर अच्छा होगा तो इंसान को ससुराल से प्रॉपर्टी मिलेगी, दहेज मिल सकता है, इंसान को ससुराल से अच्छे संबंध रहेंगे। और यहाँ से अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो हमारे जो जांघें होती हैं या जो हमारा एनस होता है, गुदा द्वार होता है, वो हमारा आठवां घर हो जाता है। और यहाँ से हम देखते हैं कष्ट, आठवां घर इंसान को कष्ट देता है, रुकावट, लाइफ में अचानक से होने वाले लाभ और हानि, इंसान की आयु, इंसान की मृत्यु आठवें घर से ही देखी जाती है। और यहाँ से इंसान को देखा जाता है कोई लिटिगेशन, कोई मिथ्या आरोप, कई बार लोग बिना किसी जुर्म के ही फर्जी फंसा दिए जाते हैं और वो जेल चले जाते हैं। तो आठवां घर ये भी देता है। आठवां घर हमारी जड़ों को भी दिखाता है, ठीक है। तो आठवें घर से इंसान को कई बार डर लगता है। आठवां घर मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है कि आपने किसी आदमी को देखा हो कि कुछ समय तक वो आदमी बेहद रंगीन मिजाज का रहा हो, रसिया रहा हो, बट एक समय ऐसा आया कि वो एकदम साधु बन गया, एकदम सात्विक बन गया, नॉनवेज खाने वाला एकदम वेजिटेरियन हो गया, हमेशा गाली देने वाला, अचानक से चेंज ऐसा हो गया कि वो राधे राधे बोलने लगा, या अपने धर्म के अनुसार एकदम वो साधु संत जैसा भी हो जाता है आदमी। तो ये आठवां घर है जो इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लाता है, एकदम 180 डिग्री। इंजीनियर को बना देता है डॉक्टर, डॉक्टर को बना देगा महंत, महंत को बना देगा कुछ और। तो 8th हाउस जब इंसान का एक्टिव हो तो इंसान को अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस खुद ही ले आने चाहिए। ऐसा हो 8वां घर आपको ट्रांसफॉर्म करे, इससे पहले अपने आप को आप खुद ही ट्रांसफॉर्म कर लो। तो 8th हाउस विल बी हैप्पी कि जो मैं करना चाहता था वो इसने खुद ही कर लिया।
अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो 8th हाउस से डरने की ज़रूरत नहीं है। 8th हाउस या कोई भी हाउस आपको कुछ चीज़ें कहता है, आप उस चीज़ को समझो और उसे अपने लाइफ में फॉलो करो। अब अगर हम 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस कुंडली का होता है भाग्य भाव। यहाँ से आप अपने गुरु को देखते हैं, अपने धर्म को देखते हैं, अपने पिता को देखते हैं। यहाँ पर इंसान का अगर कोई बृहस्पति शुक्र अच्छे ग्रहों की दृष्टि या यहाँ पर बैठे हों तो इंसान का भाग्य प्रबल होता है, तेज होता है। ठीक है, ये आपके पिता का स्थान है तो यहाँ से इंसान को पिता का सुख देखा जाता है। भाग्य किसको नहीं चाहिए, तो यहाँ के 9वें हाउस का ये फल आपको देखना चाहिए भाग्य के लिए। सेम वे नेक्स्ट है हमारा 10th हाउस। अगर हम 10th हाउस की बात करें, ये दिखाता है हमारा कर्म क्षेत्र, अर्थात हम लाइफ में काम क्या करेंगे, और ये हमारे पिता का सुख भी दिखाता है क्योंकि 9 से ये सेकंड है। ये हमारे पिता का धन भी है क्योंकि 2nd हाउस बिलोंग्स टू धन। तो जिस इंसान का 10th हाउस अच्छा होगा वो इंसान अपने वर्क प्लेस पे परफेक्ट होगा। ही विल बी ए टॉप परफॉर्मर, बॉस का भी खास होगा। क्यों? क्योंकि उसका 10th हाउस अच्छा है। 10th हाउस हमारे जांघों से नीचे जो पोर्शन है उसको दिखाता है। और 10th हाउस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अपने कैरियर का ग्रोथ आपको यहाँ से देखना चाहिए। अच्छे ग्रह बैठे होंगे तो अच्छा ग्रोथ होगा, और कारक ग्रह बैठे होंगे तो अच्छा ग्रोथ होगा। अगर अकारक ग्रह बैठे होंगे तो उसी रेशियो में वो उस ग्रोथ को वो कम कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा 11th हाउस। 11th हाउस में आप देखते हैं ऑलवेज लाभ, हिडन विशेस आपकी क्या है वो फुलफिल कहाँ से होती है? 11वें घर से। 11वें घर से आप देखते हैं सोशल सर्कल आपका कैसा होगा। ठीक है, जैसे कोई एनजीओ है, जैसे कोई क्लब है, जैसे सोसाइटीज़ में आरडब्ल्यूए होती हैं, जैसे वो पंचायतें होती हैं, तो सोशल सर्कल आपका कैसा होगा यहाँ से 11वें घर से देखा जाता है। लाइफ में आपको लाभ कितना होगा वो 11वें घर से देखा जाता है। और 11वें घर से आप अपने काफ मसल्स को देखते हैं जो घुटने के नीचे वाली हैं। तो जैसे जैसे जिन हाउसेस में अच्छे ग्रहों का असर होगा वो पार्ट, वो रिश्तेदार और वो फल अच्छे होंगे, और जिन घरों में अच्छे ग्रह नहीं होंगे, निगेटिव प्लैनेट्स, क्रूएल प्लैनेट्स होंगे, वो बॉडी पार्ट्स, वो रिश्तेदार और उस घर के फल उसी रेशियो में कम हो जाएंगे या समय पे नहीं मिलेंगे। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, 9वें स्थान में, 9वें भाव में हम लंबी यात्राएं भी देखते हैं, और 9वें भाव से हम अपनी हायर एजुकेशन भी देखते हैं। मास्टरी या पीएचडी जो करते हैं वो हम 9th हाउस से ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु का घर है। यहाँ से हम गुरु, बृहस्पति या शुक्र, तो इंसान का गुरु अच्छा होगा तो इंसान अपनी पढ़ाई में एकदम टॉप होगा, दक्ष होगा। सो दैट वाज 11th हाउस जो भी आपने सुना। नेक्स्ट है 12th हाउस, कुंडली का आखिरी घर। जहाँ से देखा जाता है बेड प्लेजर कि इंसान की लाइफ में सैया सुख कैसा होगा, बेडरूम में इंसान की कैसी स्थिति रहेगी। इंसान के बेडरूम में अच्छी चीज़ें होंगी, परफ्यूम की खुशबू आएगी, या इंसान के बेडरूम में आयोडेक्स, मूव, इनकी खुशबू आएगी। ठीक है, तो इंसान का जो पैर होता है, जहाँ हम चप्पल या जूता पहनते हैं, वो बॉडी पार्ट 12वें घर का हिस्सा है। इंसान के लाइफ में जो कोई भी इंसान जेल जाता है, पागल हो जाता है या हॉस्पिटलाइज हो जाता है, वो 12वें घर से देखा जाता है। तो जब 12वां घर एक्टिव होता है तो इंसान या तो जेल चला जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, या इंसान क्या करता है, बेड प्लेजर में एक्टिव हो जाता है। लाइफ में उसको इन चीज़ों की कहीं ना कहीं आदत ज़्यादा महसूस होने लगती है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 12वां घर एक अच्छी चीज़ भी दिखाता है, चैरिटी और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर आप चैरिटी का काम करते हैं तो 12वां घर आपको निगेटिव फल नहीं देगा क्योंकि आपने उसको यूज कर लिया इन पॉजिटिव इफेक्ट। सो ये था कुंडली के 12 घर। और 12 घरों में जो पहला, चौथा, 7वां, 10वां होता है, इनको बोलते हैं केंद्र स्थान।
पांचवा और जो नवा होता है इनको बोलते हैं त्रिकोण। जो लग्न होती है, लग्न अर्थात पहला हाउस, इसको केंद्र भी बोलते हैं, इसको त्रिकोण भी बोलते हैं। और जो नवा घर है उसको त्रिकोण के अलावा त्रित्रिकोण भी बोलते हैं। साथ ही अगर केंद्र में देखेंगे तो 10वां घर जो होता है वो सबसे पावरफुल होता है, और त्रिकोण में देखेंगे तो जो नवा घर होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। सो दिस वाज द बेसिक डिटेल्स अबाउट ऑल 12 हाउस इन द कुंडली। आई होप आप सबको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इस इन्फॉर्मेशन से आप अपने बारे में थोड़ा कुछ आइडिया निकाल पाएंगे। सो कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, हैव ए गुड डे। जय श्री राम।